Hello everyone, welcome to Base. I am Ashutosh Dutt Mishra and in this video session we are going to discuss one of the greatest critic Aristotle. तो सबसे पहले हम एरिस्टोटल के लाइफ और करियर को देख लेते हैं। पहले हम ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लें कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम एरिस्टोटल को एनालाइज करेंगे एज ए क्रिटिक। उन्होंने अपनी जो बुक है पोएटिक्स उसमें क्या क्या बातें बताई हैं वो सारे चीज़ हम देखेंगे। पहले लाइफ और करियर डिस्कस करेंगे और जो हमारा मेन पर्पस होगा वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। इसके अलावा भी अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं एंड यू वांट टू स्टडी एरिस्टोटल तो बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत कम टाइम में क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले लाइफ एंड करियर की अगर बात करें तो द टाइम पीरियड ऑफ एरिस्टोटल वाज 384 टू 322 BCE and Aristotle was one of the greatest philosopher, poet and writer. ग्रीक से ये बिलोंग करते थे। ग्रीस में एक जगह है एथेंस, वहीं से बिलोंग करते थे। और एरिस्टोटल वर्ड का मतलब ही होता है आपको द बेस्ट पर्पस। इनके फादर का जो नाम था वो निकोमैकस था और इनकी रेपुटेशन आप इस बात से समझ लीजिए कि हिज फादर निकोमैकस वाज ए पर्सनल फिजिशियन टू द किंग ऑफ मैकेडन। तो उनके पर्सनल फिजिशियन से इससे जो चीज़ क्लियर होती है कि एरिस्टोटल इज हैविंग द फ्रीडम टू मूव इनसाइड द रॉयल पैलेस। तो ये जो रॉयलिटी वाला स्टेटस है वो उनको काफ़ी बचपन से मिला हुआ था। तो ही बिलोंग टू ए सोफिस्टिकेटेड क्लास यू कैन से। ही ज्वाइंट प्लेटोज एकेडमी एट द एज ऑफ 18। प्लेटो के शिष्य थे एक तरीके से। उन्होंने प्लेटो एकेडमी उस समय एथेंस में प्लेटो चलाते थे और 18 साल की एज में एरिस्टोटल ने प्लेटो की एकेडमी ज्वाइन करी थी। फिर Aristotle married Pythias and she bore him a daughter named Pythias Junior. तो पाइथियास नाम की एक लड़की से एरिस्टोटल ने शादी कर ली और उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम भी उन्होंने पाइथियास ही रखा। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज पाइथियास डाइड आई थिंक एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ दैट गर्ल चाइल्ड और आफ्टर सर्टेन मोमेंट्स या उसके कुछ बाद वो मर गई थी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द डिमाइस ऑफ हिज वाइफ he named his daughter as Pythias. And you can also consider the importance of Aristotle at that time that he was the tutor of the great Alexander, वही जो सिकंदर को जिसको विश्व विजेता सिकंदर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो फिलिप सेकंड के द्वारा उनके बेटे जो कि अलेक्जेंडर थे उनको पढ़ाने के लिए जो अपॉइंट किया गया था वो एरिस्टोटल को अपॉइंट किया गया था। तो दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ एरिस्टोटल एट दैट टाइम। बचपन से ही उनके फादर फिजिशियन रहे मैकेडोन के किंगडम में। फिर उन्होंने खुद जब एरिस्टोटल बड़े हो गए तो वो एज ए पर्सनल ट्यूटर अलेक्जेंडर को पढ़ाया और अलेक्जेंडर ने क्या किया ये आप सारी दुनिया जानती है। फिर लेकिन लास्ट के टाइम पे देयर वाज ए disagreement or you can say some mismatch between the Aristotle as well as or some conflicts, you can say some conflicts between the Aristotle and the kingdom or between the Aristotle and the Alexander. तो इसमें थोड़ी दूरियां उन लोगों के बीच में बढ़ गई और जैसे ही अलेक्जेंडर की डेथ हुई तो चूंकि जो मैकेडन साम्राज्य था उसका पतन एक तरीके से वो शुरू हो गया एंड मैकेडेनियन सेंटिमेंट्स वाज नॉट वेरी मच अप्रूव्ड इन द सोसाइटी ऑफ एथेंस और ग्रीक। तो और पॉलिटिकल इशू बहुत क्रिएट हो रहे थे तो इस वजह से एरिस्टोटल जो है वो वहाँ से अपने मदर्स की फैमिली एस्टेट जो है वो कैल्किस एक जगह है वहाँ पे वो आ गए। एंड इन 322 ही डाइड ऑफ यूबिया ऑफ नेचुरल इन यूबिया ऑफ नेचुरल कॉजेज। यूबिया एक जगह है वहाँ पे उनकी डेथ हुई 322 में। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी एरिस्टोटल के लाइफ के बारे में। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपको कंपोज की हैं। ही वॉज द एक्सपर्ट ऑफ मेडिकल साइंस ऑल्सो एट दैट टाइम। आप जानते हैं ये फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है एरिस्टोटल को। तो ही कंपोज मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स बिटवीन 335 एंड 323 BCE व्हाइल ही वाज इन एथेंस। तो जब वो एथेंस में थे 335 से 323 के आसपास तो अब उन्होंने अपने ज़्यादातर वर्क्स जो भी लिखे हैं जिसमें से पोइटिक्स एक है जो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर वी हैव टू स्टडी और इट इज़ प्रेस्क्राइब्ड इन आवर सिलेबस। तो उसको अभी हम लोग देखेंगे। तो पोइटिक्स भी उसी दौरान लिखी गई थी। He had amazing passion for learning and possessed marvelous knowledge of multidiscipline. बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी में, फिलॉसफी में, लिटरेचर में, ठीक है, उसके बाद एथिक्स, पॉलिटिक्स। तो इस पे एरिस्टोटल ने ठीक ठाक बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताई। एक्चुअली उस टाइम पे क्या होता था ऐसा नहीं था। इट वॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 3 और 4th सेंचुरी BCE बिफोर करेंट एरा। तो उस टाइम पे पेपर और पेन तो होते नहीं थे।
तो ऑल दिस वर्क्स वी आर नैरेटेड टू द फेलो स्टूडेंट्स, और ये ओरली कंजर्व करके रखे गए हैं। तो ये एक बात बहुत क्लियर हो जाएगी, जैसे पोइटिक्स जो अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि एरिस्टोटल ने उसको बैठ के लिखा है, ये ओरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर हुए और फिर बाद में उसको प्रिंट कराया गया, बाद में उसको फिर रिटन फॉर्मेट में। तो जो भी पोइटिक्स में जैसे उन्होंने कहा, ये माना जाता है कि उन्होंने जितना कहा उसका मुश्किल से 10 to 20% ही अवेलेबल है, या जितना बताया होगा, या उसमें भी कुछ वेरिएशन आने के चांसेस होते हैं। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ये अगर बात आप समझ रहे हैं। तो उन्होंने जो कुछ भी लिखा उसमें यही है। जैसे बायोलॉजी में भी अगर उन्होंने कोई सिद्धांत दिया है तो वो उन्होंने लिखा नहीं है, जैसे ही ये बोला जाए कि उन्होंने लिखा है। पोइटिक्स इज रिटन बाय एरिस्टोटल, इट सिंपली मीन्स कि एरिस्टोटल क्रिएट्स or the things that are stated in poetics is narrated by the एरिस्टोटल। उन्होंने खुद ये बातें कही हैं, और चूंकि वहाँ पे ग्रीक की लैंग्वेज में, फिर बाद में ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज में, और बहुत पॉपुलर हुआ पोइटिक्स। तो एरिस्टोटल को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज भी बोला जाता है, एंड ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फर्स्ट जेन्युइन साइंटिस्ट। अब आते हैं पोइटिक्स के बारे में। पोइटिक्स इज बेसिकली द साइंस ऑफ पोइट्री, और द in which Aristotle talks about the art of creating poetry। और यहाँ पे एक चीज आप क्लियर हो लीजिएगा, जब भी पोइट्री वर्ड का जिक्र है, इट सिंपली मीन्स कि उस समय पोइट्री का मतलब, पोइट्री इज नॉट ए ब्रांच ऑफ लिटरेचर, एक पार्ट नहीं था, बल्कि पोइट्री कहने का मतलब लिटरेचर के सारे एस्पेक्ट से है, जिसमें ड्रामा इंक्लूडेड है, फिर आपका उसमें उस टाइम पे म्यूजिक भी इंक्लूडेड था, और आर्ट के डांस इंक्लूडेड था। तो यहाँ पे पोइट्री कहने का मतलब लिटरेचर और लिटरेचर ही नहीं, इसमें ड्रामा और म्यूजिक भी इंक्लूडेड था। तो जब भी पोइट्री वर्ड का जिक्र है, इसका मतलब लिटरेचर के सारे फॉर्मेट्स, और जब पोइट वर्ड का जिक्र है, इसका मतलब है पोइटिक्स में, इस पोइट वर्ड का मतलब क्रिएटर से है, यानी चाहे वो राइटर भी हो सकता है, कोई ड्रामेटिस्ट हो सकता है, और ही माइट बी एन पोइट ऑल्सो। तो कोई इस तरीके से आप ये क्लियर कर लीजिएगा। तो पोइट्री इटसेल्फ, पोइट्री वर्ड का मतलब यहाँ पे लिटरेचर से है। फिर पोइटिक्स काफी पॉपुलर हुआ, एंड इट हैज बीन अ सेंट्रल डॉक्यूमेंट इन द स्कॉलरली सर्कल्स एज वेल एज द स्टडी ऑफ एस्थेटिक्स एंड लिटरेचर। एस्थेटिक्स वर्ड का मतलब होता है सौंदर्य शास्त्र। तो जब भी आर्ट एंड लिटरेचर की बात की जाती है, तो उसमें पोइटिक्स ये जो बुक है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। एरिस्टोटल ने इस किताब में जो भी बातें बताई हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इवन आज के डेट में भी सोचिए, ये लिखा गया है 3 to 4th सेंचुरी BCE, यानी कि आज से लगभग 2400 साल पहले, और उसके बाद भी इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो अभी भी बनी हुई है। एरिस्टोटल बेसिकली पॉलिटिक्स में करते क्या है, ही ऑब्जर्व एनालाइज विद टेंटेटिव हाइपोथेसिस देते हैं। हाइपोथेसिस देने का मतलब एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करना एग्जाम्पल के फॉर्म में, और फिर किसी बात को प्रूव करना। तो मतलब एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हाइपोथेसिस के जरिए अपनी बातों को प्रूव करते हैं। एंड ही in the book Poetics, he has given recommendation of the art of creating poetry, कि पोइट्री कैसे क्रिएट की जानी चाहिए, इस बारे में उन्होंने बात की है। नाउ मूविंग ऑन टू द व्हाट हैज बीन रिटन इन द पोइटिक्स, उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो पहली चीज जो उन्होंने बताई है, पोइट्री को डिफाइन किया है, एंड ही डिफाइन पोइट्री एज ए मीडियम ऑफ इमिटेशन, कि इमिटेट करने का एक मीडियम है, एक माध्यम है चीजें इमिटेट करने का। ह्यूमन बीइंग की नेचुरल टेंडेंसी होती है चीजें इमिटेट करने की, यानी कि कॉपी करने की। तो वो लाइफ से, जो भी लाइफ में चल रहा है, वो लाइफ को इमिटेट करते हैं अपने आर्टिस्टिक वर्क में। कोई भी जो आर्टिस्ट है यहाँ पे मतलब उसका पोइट। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, पोइट्री इज द मीडियम ऑफ इमिटेशन दैट सीक्स टू रिप्रेजेंट और डुप्लीकेट लाइफ थ्रू कैरेक्टर, इमोशन और एक्शन। अब कैरेक्टर्स के जरिए, इमोशंस के जरिए और एक्शन के जरिए, इन तीनों चीज़ों के जरिए लाइफ को फिर से रिप्रेजेंट करना, कॉपी करके फिर से दिखाना, फिर से प्रेजेंट करना, यही पोइट्री है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एंड इट इमर्ज फ्रॉम द ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू इमिटेट थिंग्स एंड द इंस्टिंक्ट फॉर रिदम एंड हार्मनी। तो ह्यूमन का बेसिक टेंडेंसी होता है कॉपी करने का। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए जा सकते हैं। वट एवर यू, आपका जो भी थॉट प्रोसेस है, एंड वट एवर यू वेयर, बहुत सारी चीज़ें आप खुद डिसाइड नहीं करती हैं, इट इज़ बीइंग डिसाइडेड बाय द सोसाइटी। तो ह्यूमन बीइंग बेसिकली इमिटेट्स इटसेल्फ। जैसे एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट चलता है कि नथिंग इज ओरिजिनल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज अ कॉपी ऑफ ए कॉपी ऑफ ए कॉपी। हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ की कॉपी की है और उसमें थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। तो इमिटेशन एग्जैक्टली डजंट मीन्स कॉपी,
बट उसका मतलब लगभग कॉपी करने से ही है। ये कहीं से आपने इंस्पिरेशन भी लिया अगर और फिर उसको उससे कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो दिस इज द इमिटेशन, द आर्ट ऑफ इमिटेशन। एरिस्टोटल का बेसिक मतलब यही है जो वो कहना चाहते हैं। एक सवाल आता है आपके एग्जामिनेशन में, राइट ए नोट ऑन द थ्योरी ऑफ इमिटेशन, तो उस पर नोट लिखिए। तो उसमें आपको थ्योरी ऑफ इमिटेशन में ये सारी बातें बतानी होती है, पोइट्री का डेफिनेशन जो एरिस्टोटल ने दिया। फॉर हिम पोइट इज द क्रिएटर एंड द पोइट रिप्रेजेंट्स लाइफ थ्रू सबलाइम स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन। उन्होंने बताया कि पोइट एक बहुत ही बेहतर ऑब्जर्वर होता है, उसके पास नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में ऑब्जर्वेशन स्किल्स बेटर होते हैं, एंड दैट्स व्हाई ही इज द क्रिएटर। ही इमिटेट्स लाइफ, और वो क्या किसके जरिए, डुप्लीकेट किसके जरिए तैयार करता है, तो ये तीन वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, थ्रू कैरेक्टर, इमोशन और एक्शन। फिर अ पोएट ऑब्जर्व्स लाइफ एज अ फर्स्ट पर्सन इन अ सब्जेक्टिव वे और एज अ थर्ड पर्सन इन एन ऑब्जेक्टिव वे, और टेकिंग अनदर पर्सनैलिटी वॉचेस द इवेंट्स एज एन ऑब्जर्वर। द काइंड ऑफ पोइट्री डेट इमर्ज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इमिटेशन। अब ये बात आपको ध्यान देनी है, इसके ऊपर वाली बात में कुछ नहीं है कि पोइट लाइफ को एज ए फर्स्ट पर्सन ऑब्जर्व करता है सब्जेक्टिव तरीके से, नहीं कि ऑब्जेक्टिव मीन्स खुद से ये जो डिसएसोसिएट करके, अपने से अलग करके, जैसे वो दो लोगों को देख रहा है, तो उसके ऑब्जर्वेशन स्किल्स काफी तगड़े होते हैं। फिर अब देखो कैसी पोइट्री बनेगी, इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इमिटेशन, कि इमिटेट करने के लिए क्या इमिटेट किया गया है और किस तरीके से इमिटेट किया गया है। तो अब जो नेचर ऑफ इमिटेशन है, इट विल डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन, कि क्या इमिटेट किया गया है, किस ऑब्जेक्ट को इमिटेट किया गया है और किस तरीके से इमिटेट किया गया है। इसी बात पर डिपेंड करेगा व्हाट काइंड ऑफ पोएट्री विल बी क्रिएटेड। और अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, द ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन, किस चीज को इमिटेट किया जाए, किस चीज से फिर कुछ क्रिएशन किया जाए, एंड दैट ऑब्जेक्ट ऑफ इमोशन इज द मैन इन एक्शन। जो भी इंसान कर रहा है तो वही ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन है। द एक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, द एक्शन ऑफ मैन, मैन इन एक्शन टर्म आप ध्यान रखिएगा। सो द ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन इज बेसिकली द मैन इन एक्शन। और एरिस्टोटल बताते हैं कि आर्ट इमिटेट्स लाइफ बाय प्रेजेंटिंग मैन एज बेटर देन दे आर इन लाइफ विथ सबलाइम क्वालिटीज, और एज ट्रू टू लाइफ एज दे आर, और एज वर्स देन दे आर विथ लो मोरल्स। तो तीन पॉसिबिलिटीज बनती है, आपने जो देखा, अब जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें एग्जैक्टली आप वही प्रेजेंट कर सकते हैं जो भी आपने देखा है, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है। तो जो भी क्रिएटर है, इस चीज को समझ लीजिए, वन हु इज द पोएट, हु इज द क्रिएटर, वो उसके पास तीन ऑप्शंस हैं, तीन पॉसिबिलिटीज बनती है कि वट एवर ही इज इमिटेटिंग, ही इमिटेट ट्रूली टू द रियलिटी, और ही में इमिटेट बेटर फ्रॉम द रियलिटी, और ही में इमिटेट वर्स फ्रॉम द रियलिटी। तो तीन पॉसिबिलिटीज है, या तो उसको और वो बेहतर दिखाए कि क्या होना चाहिए, आप इसको समझिए, व्हाट इज बीइंग डन वो उसको एग्जैक्टली दिखा सकता है, व्हाट शुड बी डन यानी कि क्या होना चाहिए था, यानी कि वो बेटर दिखा सकता है, और उससे वो वर्स भी दिखा सकता है। सो दिस कैन बी डन बाय अ पोएट और बाय अ क्रिएटर। तो ये एरिस्टोटल यहां तक बताते हैं थ्योरी ऑफ इमिटेशन में। एंड फिर वो क्या बताते हैं कि इट इज द रियल स्किल ऑफ द पोएट, ये पोएट का स्किल है, दैट इनेबल्स हिम टू रिप्रेजेंट मेन डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे आर एंड एट द सेम टाइम टू बी ट्रू टू लाइफ। कि वो उसको बेहतर या बुरा भी दिखा सकता है, और साथ ही साथ वो इतना बेहतर नहीं दिखाता है कि वो रियलिस्टिक ना लगे, वो रियलिटी के काफी करीब लगे। मीन्स if the poet is representing, if the poet is imitating men as better than they are, but it will still stick to reality और still look closer to the reality, तो ये reality के काफी close लगे, इस बात पे उनका फोकस रहता है। फिर मीडियम ऑफ इमिटेशन क्या है, जो भी पोएट इमिटेट करेगा वो किस मीडियम से करेगा। तो पोइट्री को उन्होंने बताया कि मीडियम ऑफ इमिटेशन है, तो मीडियम ऑफ इमिटेशन क्या, कौन से मीडियम का इस्तेमाल करेगा, तो तीन मीडियम यहाँ पे वो बता रहे हैं कि आइदर द पोइट विल यूज द मीडियम ऑफ रिदम, लैंग्वेज और हार्मनी, या तो वो रिदम का इस्तेमाल करेगा या फिर लैंग्वेज का या फिर हार्मनी का। जब वो रिदम का इस्तेमाल करेगा तो म्यूजिक क्रिएट होगा, म्यूजिक इज द एग्जांपल ऑफ इमिटेशन ऑफ लाइफ थ्रू रिदम एंड हार्मनी, रिदम और हार्मनी का इस्तेमाल करेगा म्यूजिक क्रिएट होगा। फिर डांसिंग इमिटेट्स द रिदमिकल मूवमेंट्स, अगर वो इमोशंस को डांसिंग के जरिए प्रेजेंट करे, पोर्ट्रे करे, तो इट विल, वो क्या इमिटेट कर रहा है, ये भी रिदम को दिखा रहा है, रिदम के जरिए, द मीडियम विल बी रिदम।
एंड थर्ड एग्जाम्पल जैसे वर्स पोइट्री, आज के डेट में जिसको पोएम्स या पोइट्री कहते हैं, यानी कि अगर वो पोएम लिखे, पोइट्री लिखे, तो वो लैंग्वेज के जरिए, द मीडियम दैट द आर्टिस्ट, द क्रिएटर, द पोइट इज चूजिंग इज द लैंग्वेज, तब वो पोइट्री क्रिएट कर रहा है। फिर उन्होंने ही इंक्लूड्स एपिक पोइट्री, ट्रेजेडी, कॉमेडी, डायरैम्बिक पोइट्री एंड इवन मोर डायथीरैम्बिक पोइट्री एंड सम मोर काइंड ऑफ म्यूजिक। इन सबको उन्होंने शामिल किया मीडियम ऑफ इमिटेशन में। मतलब ये सारी चीजें क्रिएट की जा सकती है, एपिक पोइट्री क्रिएट किया जा सकता है, ट्रेजेडी क्रिएट किया जा सकता है, कॉमेडी क्रिएट किया जा सकता है, डायथीरैम्बिक पोइट्री क्रिएट किया जा सकता है, और भी अलग अलग टाइप के म्यूजिक क्रिएट किए जा सकते हैं। According to Aristotle, the most important aspect of an art that matters is its goal in imitating reality, as it thought to be or as it ought to be। तीन बातें यहाँ पे आपको उन्होंने कही कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, कि जो भी चीजें वो इमिटेट कर रहा है उसका गोल क्या है, कि क्या वो उसको एज इट इज दिखाना चाहता है या फिर बेटर दिखाना चाहता है, एज इट थॉट टू बी, जैसा वो सोचता है होना चाहिए था, और इज एट टू ऑट टू बी, जैसा उसे होना चाहिए या फिर जैसा वो सोचा, एज इट थॉट टू बी। तो ये तीन पॉइंट वही बात है। इफ एन एरर अकर्स इन दिस एक्ट ऑफ इमिटेशन इट अफेक्ट्स द होल वर्क। और कहीं पे भी अगर एरर हो ये सारे प्रोसेस में, द प्रोसेस ऑफ इमिटेशन, तो वो पूरे आर्टिस्टिक वर्क को इफेक्ट करेगा। ये बात आपको एरिस्टोटल समझाना चाहता है। सो दिस इज द बेसिक अबाउट थ्योरी ऑफ इमिटेशन। यहाँ पे अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये बहुत बेसिक बात है थ्योरी ऑफ इमिटेशन के बारे में। इन द नेक्स्ट वीडियो हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो और भी क्या बता रहे हैं। तो एक आखिरी चीज यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो नेचर ऑफ इमिटेशन है, द टाइप ऑफ पोइट्री, कौन से टाइप की पोइट्री क्रिएट होगी, इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इमिटेशन, कि क्या इमिटेट किया जा रहा है ऑब्जेक्ट। अगर इमिटेशन नोबल क्वालिटीज का किया जाए, मीन्स हायर थिंग का, द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और बहुत ग्रेटेस्ट कैरेक्टर्स को अगर इमिटेट किया जाए, so if the imitation is done of noble qualities, then epic poetry or tragedy will be created, and if the imitation is done of lower qualities, the satire of or comedy will be created। एरिस्टोटल का यही मानना था। फिर epic poetry gives pleasure to the reader as it depicts men as better than they are, क्योंकि epic poetry क्या करता है, उसके ought to be, जैसा मनुष्य को होना चाहिए, और उसको और ग्रेटेस्ट तरीके से दिखाता है। मीन्स रियलिटी नहीं है, वो रियलिटी के करीब है बट उसको बेटर दिखाया जा रहा है। सो दिस इज द ट्रेजेडी और एपिक पोएट्री। हियर द रीडर आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज द कैरेक्टर एंड फील्स बेटर। यहाँ पे जो रीडर या जो व्यूअर होगा आगे चल के जब आप ट्रेजेडी में समझेंगे, वो अपने आप को उस ट्रेजेडी के कैरेक्टर से या उस एपिक पोएट्री के कैरेक्टर से कनेक्टेड फील करेगा। उसे लगेगा कि ये चीजें मेरे साथ भी हो सकती है। जबकि सटायर और कॉमेडी जो है वो लोअर क्वालिटीज का इमिटेशन है, और यहाँ पे रीडर अपने आप को बेटर फाइंड करेगा, वो उससे कनेक्ट नहीं होगा। ही फाइंड हिमसेल्फ बेटर देन द कैरेक्टर बीइंग पोर्ट्रेड इन द कॉमेडी और सटायर, और इसी वजह से वो हंसेगा। दरअसल आप व्हाई डू वी लाफ ऑन कॉमिक सीन्स, बिकॉज वी फाइंड आवरसेल्फ बेटर than the protagonist or than the character that is being portrayed in that satire और comedy। हम उससे अपने आप को बेहतर समझते हैं कि अगर बहुत सिंपल सी चीज़ों पे जब हम हंसते हैं तो हमें लगता है कि जो वो कैरेक्टर कर रहा है वैसी बेवकूफ़ियाँ हम नहीं कर सकते हैं या हमारे साथ नहीं होगा। दैट इज़ द बेसिक रीज़न दैट वी लाफ। तो ये था आपका एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ इमिटेशन। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग एरिस्टोटल के जो उन्होंने एपिक पोएट्री और ट्रेजेडी के बारे में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बताए हैं वो करेंगे। वी विल ऑल्सो डू ए डिस्कशन ऑन द एरिस्टोटल व्यूज ऑन ट्रेजेडी। ट्रेजेडी को उन्होंने क्या डिफाइन किया है। एक सवाल आपका आता है कि राइट ए नोट ऑन द एरिस्टोटल कॉन्सेप्शन ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी को क्या डिफाइन किया, ट्रेजेडी के बारे में क्या क्या बातें उन्होंने बताई हैं। तो वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।